हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on importance of collective bargaining. इससे पहले हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग के मीनिंग इन सब के ऊपर डिस्कस किया, मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स के ऊपर और उसके स्टेप्स के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम। तो मैंने इसमें आपको डायग्राम दे रखा, थोड़ा डायग्राम समझाता हूँ कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर। सबसे पहले तो क्या है, क्वालिटी इसके ऊपर डिस्कस होगा। देखो, नेगोशिएटेड वेजेज होती है, नॉन वेज वर्किंग कंडीशंस होती है। लेबल देखा है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, एक होता है लेबल में क्या है, फर्म वर्सेस सेक्टरल नेशनल। लेबल क्या है, फर्म हो सकती है, फर्म में सेक्टरल वर्स हो सकता है। लेबल क्या है, लोकल लेवल पर, फिर रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, इस तरीके से। फिर और डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, आउटपुट्स ऑप्स आउट्स फेवरेबिलिटी प्रिंसिपल्स। डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स उसके फ्लेक्सिबल कितने चेंजेस हो सकते हैं उसमें। कवरेज की बात करें, यूनियन, एम्प्लॉय एंड एक्सटेंशंस, कोऑर्डिनेशंस होगा। फिर उसके बाद नेगोशिएटेड वेजेज होगी और नॉन वेज वर्किंग कंडीशंस होती। उसके बाद नेगोशिएटेड वेजेज होने के बाद आगे अपन चलेंगे तो क्वालिटी ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, वेजेज मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी होगी और रेसिलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी होगी। और फिर होगा इंक्लूसिव ग्रोथ एंड वेलबींग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की एक पूरी प्रोसेस थी, मैंने किस तरीके से वेलबींग को, कैसे ग्रोथ होगी, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की ग्राफ में। अपन डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। The collective bargaining advance the mutual understanding between the two parties, like employees and employer. The role of collective bargaining may be evaluated from the following point of view. First is from management point of view. The main object of the organization is to get the work done by employees at work at minimum cost. जो मैनेजमेंट का कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या ऑब्जेक्टिव उसका फुलफिल होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको मिनिमम कॉस्ट पर काम कराया जा सके एंड दस अर्न ए हाई रेट ऑफ प्रॉफिट्स। और जो मैनेजमेंट है वो क्या हाई रेट से प्रॉफिट को अर्न कर सके, इसका अपना सबसे पहला तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर इज़ ए मस्ट फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है इससे कलेक्टिव बार्गेनिंग से वर्कर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके ताकि और साथ में इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके। फॉर दिस पर्पज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए डिवाइस टू गेट एंड प्रमोट कोऑपरेशन। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के वर्कर्स करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, और इन सब के लिए क्या करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के एक डिवाइस होती है। इस मैनेजमेंट का कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज एक डिवाइस के तौर पर करता है जिसमें कोऑपरेशंस के थ्रू, एम्प्लॉय के कोऑपरेशन के थ्रू ये सारे ऑब्जेक्टिव उसके फुलफिल होते हैं। द लेबर डिस्प्यूट्स आर मोस्टली attributable to certain direct or indirect cause and based on rumors and misconceptions. Collective bargaining is the best remedial measure for maintaining the cordial coordinations बनाए रखे कस्टमर्स, एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू क्या मैनेजमेंट अपने मैक्सी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनका फुलफिलमेंट कर सकता है, उनके जो रूमर्स के थ्रू, उनके कौन जो भी उनकी समस्या है मैनेज उनके वर्कर्स की, चाहे उसके रीजंस कुछ भी हो, तो उसको क्या बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे भाई क्या समस्या है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट उसके इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट को ये मिलती है। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सेकंड फ्रॉम लेबर एंड ट्रेड यूनियन पॉइंट ऑफ व्यू। लेबर हैज़ पुअर बार्गेनिंग पावर। Individually, a worker has no existence because labor is perishable and therefore the employer succeed in exploiting the laborers. तो लेबर के क्या होती है, नॉन जो बार्गेनिंग, पुअर बार्गेनिंग पावर होती है, इतनी बार्गेनिंग नहीं कर सकते लेबर। बट क्या होता है, बार्गेनिंग नहीं करने की इस वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं उनका अपशोषण करने लगते हैं, एक्सप्लॉटिंग करने लगते हैं वो काम के दौरान लेबर का। द वर्किंग क्लास इज यूनाइटेड फ्रॉम बिकॉज ए पावर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू क्या होते हैं, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग से जो एम्प्लॉयर के जो एक्सप्लॉटेशंस करते हैं एम्प्लॉयर वर्कर्स का, तो उसके खिलाफ उसकी आवाज़ उठा सकते हैं वो अपनी, और उससे अपने आप को बचा सकते हैं। द कलेक्टिव बार्गेनिंग इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन अपॉन द एम्प्लॉयर, यूनिलैटरल एक्शन इन प्रिवेंटेड। और कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं एम्प्लॉयर के ऊपर बहुत सारे, और बहुत सारे प्रिवेंटेड ले सकते हैं, यूनिलैटरल एक्शन हो सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए। ऑल एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड ऑन इक्वल फुटिंग्स, सबको एक ही उससे हका जा सकता है सारे एम्प्लॉयज़ को। द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट्स ऑफ वेजेज एज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट कैन बी चेंज ओनली थ्रू नेगोशिएशन विद लेबर। तो इसमें क्या होती है, वेजेज, अब जो एम्प्लॉयमेंट की रेट है वेजेज की, उन सब का स्पेसिफाई करके एग्रीमेंट करके उनको चेंज करके नेगोशिएशन के बेस पर लेबर के वेजेज को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। इसके बेस कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वो एम्प्लॉयज नॉट फ्री टू मेक एंड एनफोर्स डिसीजन एट हिज विल। और इसमें क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग से एम्प्लॉयर उसके जो डिसीजन होते हैं उनको फोर्स नहीं कर सकता, एनफोर्स नहीं कर सकता उनको डिसीजंस को। कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन बी मेड ओनली थ्रू द ट्रेड यूनियंस। लेबर ट्रेड यूनियंस के थ्रू ही कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज़ होता है। ट्रेड यूनियंस आर द बार्गेनिंग एजेंट्स फॉर द वर्कर्स। द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन इज टू प्रोटेक्ट the economic and non-economic interest of worker through constructive programs, and collective bargaining is one of the devices to attain that objective through negotiation with the employer. Trade unions may negotiate with the employer for better employment opportunities and job security through collective bargaining. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या है, एम्प्लॉयर जो है उनकी अपनी मर्जी से वेजेस का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज़ जो वर्कर्स है ट्रेड यूनियन के थ्रू ट्रेड यूनियन बना के करते हैं। ट्रेड यूनियंस उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करती है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें जो ट्रेड यूनियंस होती है वो जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वर्कर्स की जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय जो है उनकी अब जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। जॉब के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस में वर्क करना, और उनकी अच्छी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, खाने की रहने की, ये सारी अच्छी उनको वेज रेट दी जाए। इस तरीके से अपन कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू ये सब नेगोशिएशन कर सकते हैं वो, और अपने एग्रीमेंट इन सब के ऊपर एग्रीमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। Government passes and implements several labor
legislations and desires is to be implemented in their true sense. If any person violates the rules and laws, it enforce them by force. तो क्या करती है गवर्नमेंट में, क्या होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस के थ्रू अपने जो कुछ लेबर है, लेजिस्लेशंस है, लेबर लॉ है, मतलब कानून संविधान है, नियम कानून है, कुछ उनको अप्लाई करती है और अप्लाई करने के बाद उन रूल्स रेगुलेशन जो पर्सनस वायलेट्स होते हैं वर्कर्स के थ्रू, उनको फोर्स के थ्रू एनफोर्स करना पड़ता है, नहीं मानने वालों के ऊपर फोर्स करना पड़ता है और उनको मानना ही पड़ते हैं गवर्नमेंट लॉ को। और इससे क्या होता है गवर्नमेंट वर्कर्स के जो राइट्स है उनको सेव करने, उनको बनाए रखती है वर्कर्स के जो उनको, ताकि वर्कर्स का शोषण नहीं हो मार्केट में। कलेक्टिव बार्गेनिंग prevents the government from using the force because an amicable agreement can be reached between employer and employees for implementing the legislative provisions। और वर्कर्स और उनके बीच में क्या होता है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है उसको जो लेजिस्लेशंस जो प्रोविजंस है, जैसे कि इतनी छुट्टी मिलती है, इतनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, इतनी छुट्टियां मिलेगी और इसकी भी छुट्टी मिलेगी, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इतने दिन का काम मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगी, सब इतने घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, रूल्स है ना अपने, कुछ लेबर लॉ है एक, उस लेबर लॉ में 1936 के अकॉर्डिंग और एक फैक्ट्री एक्ट है शायद 1948, उसमें सारी चीज़ें सारे ये उसमें टर्म कंडीशंस लिखी है, सारे लॉ रूल्स लिखे हुए हैं, तो सबको मानने पड़ते हैं वो। Labor problems shall be minimized through collective bargaining. Industrial peace shall be promoted in the country without any force। तो लेबर प्रॉब्लम्स जब मिनिमाइज होंगी तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, तो इंडस्ट्रियल शांति पीस बढ़ेगा, प्रमोट होगी कंट्री में विदाउट किसी फोर्स से। ये लॉ के थ्रू भी इफेक्टिविजेशन होता है इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखने में। ये collective bargaining is peaceful settlement of any disputes between worker and employee, and therefore it promote industrial peace and higher productivity, resulting in increase in the gross national product of the national income of country। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंस देखें कि जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी वर्कर्स की, तो हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, नेशनल इनकम डेवलप हो जाएगी, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे जीडीपी भी बढ़ जाएगी और हमारी कंट्री में डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे अपन डिस्कस करते हैं। देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 has created the following 7 different authorities for prevent and settlement of disputes: Workers Committee, Conciliation Officer, Board of Conciliation, Court of Inquiry, Labor Court, Industrial Tribunals, National Tribunals। तो इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अगर वहाँ सेटलमेंट आपस में कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो वर्कर्स कमेटी, कॉन्क्लिशन ऑफिसर होता है, बोर्ड ऑफ कॉन्क्लिशन होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, लेबर कोर्ट अलग से बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है, नेशनल ट्रिब्यूनल्स है। इन सब के द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अबव मशीनरी ऑफ फॉर द प्रिवेंट एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इज दैट there is full scope for settlement of dispute through collective bargaining and it is not settled by works committee, conciliation of our board of conciliation, only then is referred to court of inquiry and labor court. The decision of labor court, industrial tribunal, national tribunal is binding on the both the parties। मतलब वर्क्स कमेटी के द्वारा, कॉन्क्लिशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्क्लिशन के थ्रू अगर नहीं हो रहा सेटलमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो इनसे भी सेटलमेंट नहीं हो रहा तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद लेबर कोर्ट और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल जो आदेश देते हैं वो उनको मानने ही पड़ते हैं। उनको उसमें जो केस होता है, केस होने के बाद उसमें जो फैसला सुनाया जाता है उस फैसले को उनको मानने के लिए ये बाध्य होते हैं, मानना ही पड़ेगा इनको वो बात। तो ये अपन ने डिस्कस किए।
इम्पोर्टेंस कलेक्टिव बार्गेनिंग के और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। ये 7 गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में ये सारे कुछ बॉडीज़ बना रखी है, उन बॉडीज़ के भी ऊपर डिस्कस किया अपन ने। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।